डे 5 में आप सब पार्टिसिपेंट्स का वेलकम है। और डे 5 का जो सबसे पहला रिपोर्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोलेजन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। ये रिपोर्ट कार्ड बताएगा कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन का लेवल कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोलेजन क्या होता है और क्या इसकी हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस है। कोलेजन है हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है वो होता है कोलेजन। और ये क्या करता है, ये हमारी पूरी बॉडी को आपस में बाइंड करके बांध के रखने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को देता है एक स्पेसिफिक शेप, ताकि उनका जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर बना रहे। और कोलेजन अगर बात करें तो ये हमारी बॉडी के हर पार्ट में होता है। जैसे ये आपको मिलेगा आईज में, टूथ में, हेयर स्किन में, हमारे ग्लैंड सिस्टम में, हमारे ब्लड के सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, इम्यून सिस्टम में, मोशंस में, मसल्स में, फैट मेटाबॉलिज्म में, डिटॉक्सिफिकेशन में, हमारे रिप्रोडक्शन में, उसके अलावा हमारे स्केलेटल सिस्टम में और नर्वस सिस्टम में, हर जगह पे होता है कोलेजन। इसलिए इसको बोलते हैं ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी पूरी बॉडी में अवेलेबल होता है। और अगर बात करें हम कि अगर हमारी बॉडी में लेवल ऑफ कोलेजन कम हो जाता है, जिस भी पार्ट्स में, जिस भी हिस्से में कोलेजन कम होगा, वहां का जो फंक्शन है वो प्रभावित होगा। जैसे अगर बात करें आईज, अगर सॉरी सॉरी अगर आंखों के आसपास कोलेजन कम होगा तो उससे क्या होगा, आंखों के आसपास जो ये एरिया होता है यहाँ पे आएगा रिंकल्स, यानी झुर्रियां ज्यादा आएंगी, स्किन पे आएगा डलनेस, रिंकल्स बढ़ेंगे अगर आंखों के आसपास हो जाएगा कोलेजन की मात्रा कम। उसी प्रकार अगर दांतों के आसपास या दांतों के जो एरिया है वहां पे अगर कोलेजन कम होगा तो उससे क्या होगा, हमारे जो मसूड़े हैं उनका जो हेल्थ है वो प्रभावित हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। अगर हमारे बालों में और त्वचा में कोलेजन कम होगा तो बालों का जो टेक्सचर है वो लॉस होगा, बालों में सूखापन आएगा और हमारे स्किन पे होगा डलनेस और आएंगे बहुत ज्यादा रिंकल्स। अगर हमारे ग्लैंड सिस्टम में, एंडोक्राइन सिस्टम में होगा कम कोलेजन तो हमारी जो हार्मोन का सिक्रीशन है वो प्रभावित हो सकता है। अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोलेजन कम होगा तो उससे प्रॉब्लम जो होगा वो हो सकता है द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। जब हमारे आंतों के अंदर कोलेजन कम होगा तो उससे हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अगर हमारे इम्यून सिस्टम की बात करें और इम्यून सिस्टम में अगर कोलेजन कम होगा तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ज्यादा फैलेगा। क्यों? क्योंकि अगर बात करें इम्यून सिस्टम का तो इम्यून सिस्टम में जो म्यूकस बनता है, जो बलगम बनता है, वो बनता है बिकॉज ऑफ कोलेजन। तो अगर वो कम होगा तो इन्फेक्शन ज्यादा फैलेगा। उसी प्रकार अगर मोशन की बात करें, अगर हमारे मोशन में अगर बात करें कोलेजन का, तो अगर हमारे आंतों के अंदर, लिवर के अंदर कोलेजन कम होगा तो मोशन में होगा प्रॉब्लम, यानी बढ़ेगा प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। उसके अलावा अगर मसल्स में कोलेजन कम होगा तो मसल्स में आएगा रिजिडनेस, टाइटनेस, और उससे हमारे मसल का फंक्शन भी प्रभावित हो सकता है। अगर बॉडी में होगा कम मात्रा में कोलेजन तो फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी डिस्टर्ब होगा, बिकॉज फैट मेटाबॉलिज्म होता है हमारे लिवर के अंदर, और लिवर में अगर कोलेजन कम होगा तो प्रॉपर फैट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। उसके अलावा अगर कोलेजन होगा हमारी बॉडी में कम तो हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो सकता है, उसमें वीकनेस, कमजोरी आ सकती है। अगर हमारे बात करें मेल्स के स्पर्म या फीमेल्स का एग, वो दोनों में होता है कोलेजन, अगर वहां पे भी कोलेजन कम हो जाएगा तो होगा रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम। उसके अलावा नर्वस सिस्टम में भी काम करता है कोलेजन, और वहां पे कम होगा तो हमारे जो नर्व्स का कोऑर्डिनेशन है उसमें भी डिस्टरबेंस आ सकता है। उसके साथ साथ अगर बात करें स्केलेटन का, यानी कि हमारी हड्डियों का, तो जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज भी होता है एक कोलेजन, तो वो कम होगा तो स्टिफनेस बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगा। तो कोलेजन एक ऐसा हमारी बॉडी का प्रोटीन है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होता है और पूरी बॉडी के फंक्शंस को बेहतर करने में हेल्प करता है। जिस भी बॉडी पार्ट में कोलेजन कम होगा वहां का फंक्शन प्रभावित होगा और हमारा हेल्थ खराब हो सकता है। तो अगर बात करें कोलेजन बढ़ाने के लिए व्हाट वी कैन टेक, व्हाट वी कैन रेकमेंड, कोलेजन बढ़ाने में सबसे बेहतरीन काम करता है विटामिन सी। विटामिन सी इज द बेस्ट सप्लीमेंट विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ कोलेजन। ये हमारी बॉडी में हेल्प करेगा कोलेजन को बढ़ाने में। तो उसके लिए आप ले सकते हैं विटामिन सी का टैबलेट या आंवला
कैप्सूल, या आप ले सकते हैं अकाई बेरी या हिमालयन बेरी, बिकॉज दीज आर द पावरफुल सोर्स ऑफ विटामिन सी। और विटामिन सी के अलावा आप रेकमेंड कर सकते हैं ट्रिपल स्टेम सेल, चाहे आप ड्रॉप दें, टैबलेट दें या दें पाउडर, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, जो भी हमारी कोलेजन की कमी से सेल डैमेज होंगी उनको रिजनरेट करने में हेल्प करेगा ट्रिपल स्टेम सेल। उसके अलावा आप रेकमेंड कर सकते हैं कोलेजन बढ़ाने के लिए, और वो जो न्यूट्रिएंट होता है उसको बोलते हैं MSM, मिथाइल सल्फोनाइल मैथेन। और ये मिथाइल सल्फोनाइल मैथेन पाया जाता है हमारे ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट के अंदर, जो हेल्प करता है कोलेजन को बनाने में। इसलिए अगर आप लेते हैं ग्लूकोसामाइन तो आपके जो बोन्स के बीच का जो कोलेजन है, कार्टिलेज है, वो फिर से रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा वो पूरी बॉडी में कोलेजन को बनाने में हेल्प करेगा, ताकि हमारी बॉडी का जो हेल्थ है वो शानदार रहे, बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है, कनेक्टिविटी है, वो बेहतर बना रहे। तो कोलेजन बढ़ाने के लिए विटामिन सी वो मिलेगा आपको विटामिन सी टैबलेट से, आंवला कैप्सूल से, या हिमालयन बेरी या अकाई बेरी, और आप ले सकते हैं ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट। सो दिस इज ऑल अबाउट कोलेजन। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के सेकंड टेस्ट का, जो है सेकंड टेस्ट इज गायनेकोलॉजी एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अगर हम बात करें गायनेकोलॉजी का, तो गायनेकोलॉजी मतलब द साइंस रिलेटेड टू वुमेन हेल्थ, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंध जो विज्ञान होती है उसको बोलते हैं गायनेकोलॉजी। तो यहाँ पे आते हैं वुमेन हेल्थ की प्रॉब्लम और हाउ वी कैन क्योर दोस प्रॉब्लम। तो गायनेकोलॉजी के अंदर इस मशीन से हमें जो सबसे पहला टेस्ट मिलता है वो है फीमेल हार्मोन। और अगर हम बात करें फीमेल हार्मोन का, प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको अगर आप नोट करेंगे तो वो आपकी हमेशा लाइफ में काम आएगा। फीमेल हार्मोन की बात करें तो फीमेल में वैसे तो बहुत सारे हार्मोन होते हैं, लेकिन बेसिकली 4 मेन हार्मोन है, 4 मुख्य हार्मोन होते हैं जो निर्धारित करते हैं महिलाओं के हेल्थ को, उनकी सेक्सुअल हेल्थ को और उनकी पूरी बॉडी की हेल्थ को। वो 4 कौन से हैं? सबसे पहला है LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सेकंड है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा है एस्ट्रोजन और चौथा है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये है 4 मेन फीमेल हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब क्या होता है कि जिस भी महिला के अंदर, किसी भी लड़की के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो सबसे पहले एक्टिवेट होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो बनता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो होता है ब्रेन में। तो सबसे पहले जब MC स्टार्ट होंगी 13 साल की एज में, 14 साल की एज में, तो सबसे पहले एक्टिवेट होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, और वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा FSH को, जो बनेगा फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड में, यानी वो एक्टिवेट करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। और जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्टिवेट हो जाएगा तो वो एक्टिवेट करेगा हार्मोन को जो पाया जाता है, जो बनता है ओवरीज में, उसका नाम है एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन के बाद वो एक्टिवेट करेगा प्रोजेस्टेरोन को, जो बनता है ओवरीज के अंदर। तो 4 हार्मोन है, इसमें LH और FSH बनेगा पिट्यूटरी ग्लैंड में, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनेगा ओवरीज के अंदर। और ये चारों मिलके महिलाओं के संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर इन हार्मोन में कोई डिस्टरबेंस आएगा, कोई प्रॉब्लम होगा, अप एंड डाउन आएगा, तो हो सकते हैं बहुत सारे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे प्रॉब्लम हो सकता है एग की फॉर्मेशन में, प्रॉब्लम हो सकता है कंसीविंग में, प्रॉब्लम हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, प्रॉब्लम हो सकता है ब्लीडिंग में। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है अगर हार्मोन में हो जाए अप एंड डाउन। तो अगर बात करें हम फीमेल हार्मोन का, तो अगर आमतौर पे जनरली हम बात करें FSH का और LH का, अगर ये कम हो जाते हैं तो इससे क्या होगा, जो आगे का प्रोसेस है जिसमें अंडा बनता है और वो तैयार होता है फॉर फर्टिलाइजेशन, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अगर आप जांच करते हैं और पहले 7 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक हो जाने के पहले 7 दिन आमतौर पे क्या होता है, लेवल ऑफ LH एंड FSH होता है थोड़ा सा ज्यादा, ताकि वो अपना काम करना शुरू करे। उसके बाद 8 से लेके 21 दिन तक होता है नॉर्मल लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड LH एंड FSH, क्योंकि उसमें बनता है
एग फॉर्मेशन, उसमें अंडा बनता है और 21 दिन के बाद अगर वो अंडा फर्टिलाइज नहीं होता, उसके साथ स्पर्म का मिलन नहीं होता, तो प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसमें क्या होता है, फिर से एलएच एफएसएच एक्टिवेट होते हैं और वो बोलते हैं एस्ट्रोजन को कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ताकि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो बाहर निकल सके। लेकिन अगर अंडा फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, एस्ट्रोजन कम बनेगा, एफएसएच कम बनेगा, एलएच कम बनेगा, लेकिन ज्यादा बनेगा प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन वो हार्मोन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्दी कंसीविंग। जब भी कंसीविंग में, गर्भधारण में प्रॉब्लम आती है, उसका जो रीजन होता है वो होता है लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो ये है हमारा फीमेल हार्मोन। अगर इसमें प्रॉब्लम होगा, अप होगा या डाउन होगा, दोनों में प्रॉब्लम आ सकता है। अगर डाउन होगा फंक्शन तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होगा, उसका टाइमिंग में प्रॉब्लम आएगा, कभी जल्दी आएगा, कभी आएगा लेट से। उसके अलावा प्रॉब्लम आएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ एग। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए और खास तौर पे अगर लेवल ऑफ एस्ट्रोजन बढ़ जाता है तो उससे होता है प्रॉब्लम जो है सिस्ट फॉर्मेशन इन द ओवरीज। अगर किसी महिला के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा बनता है तो उससे हो सकता है ओवेरियन सिस्ट का प्रॉब्लम। दूसरा यहाँ पे जो टेस्ट है वो है गोनेडोट्रोपिन। और गोनेडोट्रोपिन मतलब वो हिस्सा जिसको बोलते हैं गोनेड्स, जहाँ पे बनते हैं फीमेल हार्मोन। तो अगर बात करें हम फीमेल गोनेड्स का, तो फीमेल में जो गोनेड्स है वो होता है ओवरीज, जहाँ पे बनते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो अगर गोनेडोट्रोपिन का जो हेल्थ है, अगर वो फंक्शन है जो डाउन आएगा, तो मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम बनेंगे और उससे क्या होगा, महिलाओं का जो हेल्थ है वो प्रभावित होगा, एमसीज प्रभावित होंगी, कंसीविंग अच्छे से नहीं होगा और होगा प्रॉब्लम इन द एग फॉर्मेशन। तीसरा जो टेस्ट है वो है प्रोलैक्टिन। और इसकी अगर बात करें तो ये जो हार्मोन है ये होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, इसको आमतौर पर बोलते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। उसके अलावा ये हार्मोन हेल्प करता है इन ब्रेस्ट डेवलपमेंट। महिलाओं में जो होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, उसमें उसके लिए जिम्मेदार होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्लस ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मिल्क प्रोडक्शन। तो जो भी महिला है जिसने अभी बेबी को बर्थ दिया है, जिसको अभी बच्चा पैदा हुआ है, अगर उसके अंदर प्रोलैक्टिन कम होगा तो उसके अंदर क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन में कमी होगा, दूध कम बनेगा। उसके अलावा उसका जो मेमोरी ग्लैंड्स है, जो ब्रेस्ट है, उसमें होगा कम डेवलपमेंट। अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं है, वो नॉर्मल है, और नॉर्मल महिला में अगर होता है लो लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, अगर ये कम होगा तो उससे क्या होगा, महिलाओं का जो सेक्सुअल हेल्थ है वो प्रभावित होगा और सेक्सुअल डिजायर होगा महिलाओं में कम, अगर होगा लो लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। तो ये है एक ऐसा हार्मोन जो नॉर्मल महिला में रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेक्सुअल डिजायर। अगर कम होगा तो डिजायर कम होगी। अगर महिला है प्रेग्नेंट या उसको डिलीवरी होने वाला है तो ये क्या करेगा, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा और हेल्प करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। चौथा जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो है प्रोजेस्टेरॉन। और ये मैंने आपको बताया, ये एक ऐसा हार्मोन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्दी कंसीविंग। जिस भी महिला में इसका कमी होगा उसको कंसीविंग करने में प्रॉब्लम आएगा, गर्भधारण में दिक्कत होगा, और अगर गर्भधारण हो भी जाएगा तो उसको होगा बार बार मिसकरेज, बार बार उसको गर्भपात का समस्या हो सकता है अगर हो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन डाउन। अगर ये ज्यादा होगा तो होगा बेटर चांसेस ऑफ कंसीविंग, प्लस कंसीविंग हो जाने के बाद होगा हेल्दी प्रेगनेंसी। लेकिन अगर कम है तो हो सकता है प्रॉब्लम हो, और प्रॉब्लम हो सकता है ऑफ मिसकरेज, यानी गर्भपात का समस्या हो सकता है अगर इसका लेवल हो जाए डाउन। उसके बाद आता है जो टेस्ट यहाँ पे वो है वेजिनाइटिस कॉफिशिएंट। और ये जो है वर्ड वेजिनाइटिस ये बना है वेजाइना से, यानी जब भी किसी महिला में कि वेजाइना में, योनि में संक्रमण होता है, दैट इज कॉल्ड वेजिनाइटिस। द इन्फेक्शन ऑफ द वेजाइना इज कॉल्ड वेजिनाइटिस। तो अगर इसका जो इंडेक्स है, कोफिशिएंट है, अगर वो ज्यादा आता है, वो हाई साइड पे आता है, मतलब महिला को हो सकता है वेजाइनल इन्फेक्शन। और जब किसी महिला को होता है वेजाइनल इन्फेक्शन तो उससे क्या होता है, मोस्ट कॉमनली होता है प्रॉब्लम ऑफ डिस्चार्जिंग, इसको बोलते हैं ल्यूकोरिया प्रॉब्लम। उसके अलावा होगा इचिंग एंड पेन इन द वेजाइना एरिया। तो अगर
वेजिनाइटिस कोफिशिएंट कम है, मतलब वहां पे इन्फेक्शन शायद नहीं होगा, लेकिन अगर ये ज्यादा आता है, पॉजिटिव आता है, बड़ा आता है, इट इंडिकेट इन्फेक्शन इन द वेजाइना। अगला जो टेस्ट है यहाँ पे वो है PID, और इसको बोलते हैं पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। और ये भी है महिलाओं में एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन। और इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन स्टार्ट होता है वेजाइना से, उसके बाद वो जाता है यूट्रस में, उसके बाद वो ऊपर जाता है और पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब्स में, और फिर लास्ट में पहुंच जाता है इन द ओवरीज। तो ये इन्फेक्शन होता है इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो उससे इन्फेक्शन नीचे से ऊपर बढ़ता है और इन्फेक्शन फैलता है वेजाइना में, यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में और ओवरीज के अंदर। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ डिस्चार्जिंग, प्रॉब्लम ऑफ ल्यूकोरिया। उसके अलावा उसको जो हेल्थ है महिलाओं का वो खराब होगा, बार बार इचिंग होगा। और कॉमन सिम्टम जो होता है PID का वो क्या है कि जब महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक हो जाने के बाद भी किसी महिला को अगर ब्लीडिंग होती है बीच बीच में कभी कभी, तो वो एक सिम्टम है कि उस महिला को हो सकता है पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, या उसको होगा प्रॉब्लम ऑफ ल्यूकोरिया, या उसको होगा इचिंग, या होगा पेन ड्यूरिंग इंटर कोर्स। तो ये है सिम्टम ऑफ पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। अगर इसका कोफिशिएंट कम है तो मतलब इन्फेक्शन शायद नहीं होगा, लेकिन अगर इसका कोफिशिएंट ज्यादा आता है तो इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो आपको किसी को बताना नहीं है, जो बताना है वो है सर्विसाइटिस कोफिशिएंट। और ये क्या है, ये है इन्फेक्शन ऑफ द सर्विक्स रीजन, यानी जब यूटरस के आसपास का जो एरिया है वहां पे अगर होता है इन्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड सर्विसाइटिस कोफिशिएंट। और इसमें क्या होता है, इसमें भी होता है ब्लीडिंग बिटवीन नॉर्मल प्रेगनेंसी, सॉरी नॉर्मल डेज, यानी जब एमसीज बंद हो जाता है उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग होता है तो ये हो सकता है इन्फेक्शन इन द सर्विक्स, प्लस होगा इचिंग, खुजली बहुत होगा, इरिटेशन होगा, और जो एब्डोमेन रीजन है महिलाओं का उसमें होगा पेन। तो इंडिकेट करता है इन्फेक्शन ऑफ द सर्विक्स रीजन। इससे हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ डिस्चार्जिंग, प्रॉब्लम ऑफ ल्यूकोरिया। अगर वैल्यू डाउन है तो हेल्थ अच्छा रहेगा, अगर वैल्यू यहाँ पे ज्यादा आता है इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन हो सकता है। और लास्ट जो यहाँ पे रिपोर्ट आता है वो आता है ओवेरियन सिस्ट कोफिशिएंट। अगर बात करें ओवेरियन सिस्ट का, तो ये एक आज के टाइम पे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम महिला में होती जा रही है। सिस्ट मतलब क्या, कि जब भी जो ओवरीज होती हैं उनकी जो सैक है अगर वहां पे फ्लूइड फिल हो जाता है और फ्लूइड से बन जाते हैं क्लॉट, गांठें बन जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉमनली ओवेरियन सिस्ट। तो ये क्या है, जब भी ओवरीज के अंदर, ओवरीज के आसपास जो सेक्स है उनमें फ्लूइड फिल हो जाएगा, दैट विल कॉज ओवेरियन सिस्ट। और जब सिस्ट होगा तो उससे क्या होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बनने में प्रॉब्लम आएगी, और जब उसमें प्रॉब्लम आएगा तो अंडा नहीं बनेगा, और अंडा नहीं बनेगा तो कंसीविंग नहीं होगा। तो जब भी किसी महिला को होता है ओवेरियन सिस्ट का प्रॉब्लम, तो उसको आता है प्रॉब्लम इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसीज हो जाती है डिस्टर्ब, कभी आती है महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 5 महीने में। उसके अलावा वेट बढ़ जाता है और होता है प्रॉब्लम इन कंसीविंग। तो अगर ओवेरियन सिस्ट का कोफिशिएंट कम आता है दैट इज ए गुड सिम्टम, वो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर ओवेरियन सिस्ट का जो कोफिशिएंट है वो ज्यादा आता है, दैट विल इंडिकेट की प्रॉब्लम हो सकता है ओवेरियन सिस्ट का। तो ये है ऑल अबाउट गायनेकोलॉजी एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अगर यहाँ पे बात करें, अगर हार्मोन में, गोनेडोट्रोपिन्स में, प्रोलैक्टिन में, प्रोजेस्टेरोन में अगर कोई अप एंड डाउन है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप रेकमेंड करेंगे वुमेन हेल्थ जूस प्लस हार्मोन बैलेंस। दो चीजें बहुत शानदार काम करेंगी, वुमेन हेल्थ जूस और हार्मोन बैलेंस। अगर है वेजिनाइटिस इन्फेक्शन, सर्विक्स इन्फेक्शन, PID प्रॉब्लम, तो आप रेकमेंड करेंगे UTI केयर टैबलेट, उसके अलावा वुमेन हेल्थ जूस, और आप देंगे लेडी केयर सिरप। और अगर बजट है तो आप दे सकते हैं उसको गैनोडर्मा टैबलेट। और अगर किसी को होता है ओवेरियन सिस्ट तो उसके लिए आप रेकमेंड करेंगे लेडी केयर सिरप, वुमेन हेल्थ जूस, उसके अलावा अकाई बेरी जूस और गैनोडर्मा प्लस टैबलेट। आपको मिलेगा बहुत शानदार रिजल्ट इन
कंट्रोलिंग ओवेरियन सिस्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट गायनेकोलॉजी एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में, जो है रिलेटेड टू वुमेन, और वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा एक फंक्शन है जो हर महिला में होता है मंथली, लेकिन अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ इश्यू आ जाए, तो महिलाओं का जो हेल्थ है उसमें होती है बहुत सारी परेशानियां। तो इस रिपोर्ट में सबसे पहला जो टेस्ट में मिलता है वो मिलता है बीटा हार्मोन। और अगर हम बात करें बीटा हार्मोन का, तो इसका जो दूसरा नाम है वो होता है 3-बीटा EP, 3-बीटा एस्ट्राडायोल फॉस्फेटेस। ये होता है बीटा हार्मोन, और ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन अगर इस हार्मोन के फंक्शन में, सिक्रेशन में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो एमसीज में आएगा प्रॉब्लम, ब्लीडिंग होगा बहुत ही ज्यादा या बहुत ही कम। तो अगर बात करें बीटा हार्मोन अगर डाउन आता है तो इससे होगा प्रॉब्लम इन ब्लीडिंग, या तो होगा ओवर ब्लीडिंग या होगा बिल्कुल ना के बराबर ब्लीडिंग। सो दिस इज द हार्मोन व्हिच कंट्रोल ब्लीडिंग इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अप होना प्रॉब्लम, डाउन होना दोनों है प्रॉब्लम। लेकिन अगर लेवल नॉर्मल रहेगा मींस द ब्लीडिंग विल बी नॉर्मल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरा जो टेस्ट है वो है रिफ्लेक्ट प्रोटीन, और ये एक ऐसा टेस्ट है, ऐसा इंडिकेटर है जो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन ए ओवुलेटरी एंड नॉन ओवुलेटरी साइकिल। यानी जब किसी महिला को मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, अगर उसका टाइमिंग ठीक है तो ये एक इंडिकेटर है कि उसके अंदर रिफ्लेक्ट प्रोटीन का जो लेवल है वो सही होता है। लेकिन किसी महिला का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें टाइमिंग में प्रॉब्लम आता है, वो होता है अप एंड डाउन, तो मतलब उसको हो सकता है रिफ्लेक्ट प्रोटीन में कमी उसको होगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट प्रोटीन वो प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर बेटर एग फॉर्मेशन। जो अंडा बनता है उसको अच्छे से बनाने में हेल्प करता है रिफ्लेक्ट प्रोटीन, और ये अगर होगा, अच्छी मात्रा में होगा, बेहतर रहेगा, ज्यादा होगा, उससे क्या होगा, चांसेस ऑफ कंसीविंग रहेंगे ज्यादा। लेकिन अगर रिफ्लेक्ट प्रोटीन कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, चांसेस ऑफ कंसीविंग हो जाएंगे बहुत ही कम, यानी प्रॉब्लम होगा गर्भ धारण करने में अगर इसकी मात्रा कम है। अगर ज्यादा है दैट विल हेल्प इन बेटर कंसीविंग। तीसरा जो टेस्ट है दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये है फिब्रिनोजन। तो अगर मैं बात करूं फिब्रिनोजन का, तो प्लीज मुझे बताइए कि आप क्या जानते हैं अबाउट फिब्रिनोजन, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारी महिलाओं के अंदर कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। व्हाट इज फिब्रिनोजन? प्लीज अगर आपको कोई आइडिया है तो बताइए कि ये क्या होता है। व्हाट इज फिब्रिनोजन? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आपको आइडिया है कि फिब्रिनोजन क्या होता है? और किसी का मुझे आंसर नहीं मिला, मतलब शायद अभी आइडिया आपको नहीं है। तो अगर बात करें हम फिब्रिनोजन का, तो ये मानिए कि ये है एक हमारा एंजाइम जो बनता है लिवर के अंदर, ये लिवर के अंदर बनता है, और दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। जो भी होता है ब्लड के थक्के बनते हैं उनके बनने के लिए जिम्मेदार होता है फिब्रिनोजन। तो अगर बात करें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का और बात करें फिब्रिनोजन का, तो जिस महिला के अंदर लेवल ऑफ फिब्रिनोजन कम होगा तो उसमें क्या होगा, ब्लड क्लॉट बनने में टाइम लगेगा, तो उससे क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है। अगर लेवल ऑफ फिब्रिनोजन डाउन है, कम है, तो होगा ज्यादा ब्लीडिंग इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन अगर इसका जो लेवल है वो ज्यादा है, उससे क्या होगा, उससे होगा कम ब्लीडिंग। लेकिन अगर बात करें हम हेल्दी मेंसेस का, तो ब्लीडिंग ना तो होना चाहिए ज्यादा, ना होना चाहिए कम। तो अगर लेवल नॉर्मल रहेगा तो ब्लीडिंग नॉर्मल होगा, अगर लेवल फिब्रिनोजन का डाउन है तो ब्लीडिंग हाई होगा, अगर लेवल हाई है तो ब्लीडिंग कम होगा। दिस इज द रोल ऑफ फिब्रिनोजन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। और लास्ट जो टेस्ट है, अगेन दैट इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, और वो है सेडिमेंटेशन रेट। अगर बात करें हम सेडिमेंटेशन का, व्हाट इज सेडिमेंटेशन, तो आम भाषा में अगर हम जानना चाहें, लिखना चाहें, तो अगर आप समझते हो ट्यूब्स को, जो होती है हमारी साइंस की ट्यूब, जिसको बोलते हैं टेस्ट
ट्यूब, अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर आप ले पानी, आप पानी लेते हैं और पानी में आप डालें बालू मिट्टी के कणों को, बालू मिट्टी को डालें, तो कितनी देर में उस मिट्टी में जो सॉलिड पार्टिकल थे वो नीचे जम जाएंगे, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन रेट, यानी द रेट ऑफ सेपरेशन। और इसी प्रकार से अगर बात करें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का या सेडिमेंटेशन टेस्ट का, तो मेडिकल साइंस में होता है एक टेस्ट, लैब में होता है एक टेस्ट, उसका नाम है ESR, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। और अगर किसी का ESR बढ़ जाता है, दैट इंडिकेट कि उसको प्रॉब्लम हो सकता है इन्फेक्शन का। लेकिन अगर ESR का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दैट इज ए इंडिकेटर ऑफ कैंसर प्रॉब्लम। यानी अगर किसी का सेडिमेंटेशन रेट ज्यादा होगा तो उसको हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ इन्फेक्शन। लेकिन अगर किसी का सेडिमेंटेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दैट इज द फर्स्ट टेस्ट टू कंफर्म की प्रॉब्लम हो सकता है कैंसर का। तो अगर महिलाओं की बात करें और बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो अगर यहाँ पे सेडिमेंटेशन रेट ज्यादा होगा तो ये इंडिकेट करेगा तो महिलाओं को हो सकता है इन्फेक्शन ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इन्फेक्शन क्या होगा? इन्फेक्शन विल बी सर्विसाइटिस, वेजिनाइटिस, PID या प्रॉब्लम ऑफ ल्यूकोरिया। लेकिन अगर ये कम आता है, डाउन है, मतलब जो हेल्थ है वो बेहतर रहेगा और इन्फेक्शन शायद नहीं होगा। तो दो चीजें हैं, अगर ये ज्यादा आता है तो इंडिकेट करेगा इन्फेक्शन को, अगर बहुत ज्यादा आता है तो इंडिकेट करता है प्रॉब्लम ऑफ कैंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और MCS के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं वुमेन हेल्थ जूस, हार्मोनल बैलेंस और मेंस्ट्रुअल केयर टैबलेट। अगर आप रिकमेंड करेंगे तो आपको मिलेगा शानदार रिजल्ट। अगर बजट है then you can add feminine drop also. So this is all about menstrual cycle. अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट का जो एसोसिएट होता है महिलाओं के साथ ही, और वो है ब्रेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। ये रिपोर्ट बताता है कि महिलाओं के अंदर जो ब्रेस्ट का हेल्थ है वो कैसा हो सकता है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो टेस्ट आता है वो आता है हाइपरप्लेशिया ऑफ मेमोरी ग्लैंड कोफिशिएंट। हाइपरप्लेशिया मतलब, हाइपर मतलब ज्यादा, प्लेशिया मतलब ग्रोथ। किसका ग्रोथ? मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो डक्ट्स होती हैं, अगर उनका ओवर ग्रोथ होगा, वहां के जो सेल्स हैं उसमें आएगा अगर ओवर ग्रोथ, तो क्या होगा? जो लोब्यूल्स है मेमोरी ग्लैंड का वो उसमें आएगा ज्यादा ग्रोथ, और उससे क्या होगा? ब्रेस्ट के अंदर सिस्ट फॉर्मेशन या गांठें बन सकती हैं। तो ये क्या है? जब होगा मेमोरी ग्लैंड का हाइपरप्लेशिया, वो ज्यादा होगा, तो उससे क्या होगा? ब्रेस्ट के अंदर सिस्ट फॉर्मेशन, गांठें बन सकती हैं। लेकिन अगर है हाइपरप्लेशिया ऑफ मेमोरी ग्लैंड ज्यादा, तो सिस्ट तो बनेगा, गांठें बनेगी, बट नॉर्मली दीज सिस्ट आर नॉन कैंसरस। ये कैंसर इंडिकेट नहीं करता, ये होता है नॉर्मल ओवरग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड सेल। तो अगर कम होगा तो रहेगा नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल और सिस्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा जो टेस्ट है वो है एक्यूट मैसेटाइटिस कॉफिशिएंट। और एक्यूट मतलब एकदम से, मैसेटाइटिस कॉफिशिएंट क्या है? जब किसी महिलाओं को एकदम से हो जाता है ब्रेस्ट के अंदर इन्फेक्शन। और वो क्यों होता है? जब भी कोई बैक्टीरिया, महिलाओं का जो ब्रेस्ट होता है, जो निप्पल होता है, उसका जो पोर्स होता है, छिद्र होता है, उसमें से अगर कोई बैक्टीरिया ब्रेस्ट में एंटर कर जाए तो उससे होता है एक्यूट मैसेटाइटिस कॉफिशिएंट। सो दिस इज द इंफेक्शन ऑफ ब्रेस्ट बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्वेडिंग थ्रू निप्पल। तो इससे क्या होगा? चेस्ट के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर होगा इन्फेक्शन, और क्या होगा? पफ, वो सॉरी, गांठें बन सकती हैं, या हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ क्या बोल, मवाद जो बोलते हैं, या क्या इसको हिंदी में समझ नहीं पाया शायद आपको, पस फॉर्मेशन, जो पस बनता है वो ज्यादा बन सकता है, मवाद हो सकता है, और होगा स्वेलिंग इन द ब्रेस्ट। ये है इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया इन्वेडिंग थ्रू निप्पल ऑफ द ब्रेस्ट। तो इससे क्या होगा? चेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर टाइटनेस बढ़ेगा, रेडनेस बढ़ेगा, और हो सकता है पस का फॉर्मेशन। अगर ये ज्यादा होगा दैट इंडिकेट कि इन्फेक्शन हो सकता है, अगर कम है मींस इन्फेक्शन शायद नहीं होगा। तीसरा जो टेस्ट है वो है क्रोनिक मैसेटाइटिस कॉफिशिएंट। क्रोनिक मतलब एक ऐसा इन्फेक्शन जो चलता है महिलाओं को लंबे समय तक, यानी किसी महिला को
जब होता है मैस्टेटाइटिस इन्फेक्शन और वो इसके ऊपर ध्यान ना दे, उसको लगे कि ये वैसे ही कुछ हो रहा है, नॉर्मल स्वेलिंग आ रही है, रेडनेस हो रहा है, और वो उसको क्योर ना करे, ध्यान ना दे, तो ये इन्फेक्शन बार बार होता रहता है और इससे हो जाता है क्रोनिक मैस्टेटाइटिस कॉफिशिएंट। और आमतौर पे ये होता है इन द एज ऑफ 35 टू 45। दिस इज द मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट इन्फेक्शन ड्यूरिंग दिस एज। अगर कोई महिला अपने ब्रेस्ट के इन्फेक्शन को क्योर ना करे, उसका ध्यान ना दे, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्रोनिक मैस्टेटाइटिस कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से फर्स्ट फॉर्मेशन होगा, हल्की सी गांठ बन सकती है और होगा टाइटनेस और रेडनेस ब्रेस्ट के अंदर आ सकता है। तो अगर वैल्यू डाउन होगा मतलब हेल्दी है, अगर वैल्यू ज्यादा आती है तो प्रॉब्लम हो सकता है इन्फेक्शन का। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है एंडोक्राइन डिस्क्रेशिया कॉफिशिएंट। एंडोक्राइन डिस्क्रेशिया कॉफिशिएंट अगर किसी का ज्यादा आता है, सो ये ज्यादा आना है एक सीरियस कंसर्न, क्योंकि जिस भी महिला की ब्रेस्ट में एंडोक्राइन डिस्क्रेशिया कॉफिशिएंट ज्यादा आता है, दैट मे बी ए सिम्टम ऑफ कैंसर। अगर एंडोक्राइन डिस्क्रेशिया कॉफिशिएंट फंक्शन बहुत ज्यादा आता है तो इससे हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम, क्योंकि जब एंडोक्राइन डिस्क्रेशिया कोफिशिएंट ज्यादा होता है तो उससे बनता है TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, एंड विच इंडिकेट कि ट्यूमर प्रॉब्लम या कैंसर प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये फंक्शन डाउन है दैट इज ए हेल्दी थिंग, लेकिन अगर ये ज्यादा आता है देन यू नीड टू टेक केयर, इट मे लीड टू ब्रेस्ट कैंसर। और लास्ट जो यहाँ पे टेस्ट है वो है फिब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट कॉफिशिएंट, यानी ब्रेस्ट के अंदर फिब्रॉइड्स का फॉर्मेशन होना को बोलते हैं फिब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट कॉफिशिएंट। और ये एक ऐसा कहीं गांठ बनती है, ऐसा पल्प बनता है कि जब उसको टच किया जाता है तो इतना सॉफ्ट होता है कि वो दबाते ही नीचे स्किन में अंदर घुस जाता है, और उससे कोई प्रॉब्लम महिलाओं को आमतौर पे नहीं होता। लेकिन बस क्या होगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा, लेकिन आमतौर पे ये जो होता है दैट इज नॉन कैंसरस, और इसमें इतना सॉफ्ट टिश्यू बनता है अगर उसको गांठ को दबाया जाए तो वो गांठ अंदर स्किन में घुस जाते हुए दिखाई भी नहीं देती। और इसके होने का जो रीजन है अगेन वो है अगर किसी महिला में एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा बनता है तो उसको हो सकता है फिब्रोएडेनोमा ऑफ ब्रेस्ट कॉफिशिएंट। तो आमतौर पे ये होता है नॉन प्रॉब्लमेटिक। तो ये है ऑल अबाउट ब्रेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट का। तो अगर किसी महिला के ब्रेस्ट में सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है या उसको इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए आप दे सकते हैं अकाई बेरी जूस, उसके अलावा वुमेन हेल्थ जूस, और आप रिकमेंड कर सकते हैं ग्लूकोसामाइन प्लस सॉरी गैनोडर्मा प्लस टैबलेट आप रेकमेंड करेंगे तो आपको मिलेगा उसमें शानदार बेनिफिट, शानदार रिजल्ट। प्लस इन्फेक्शन रोकने के लिए आप दे सकते हैं पंचतुलसी या गोल्ड तुलसी, तो मिलेगा आपको शानदार रिजल्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अगर बात करें आज की लास्ट रिपोर्ट का तो वो है थायराइड एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। जैसे कि नाम है, ये रिपोर्ट कार्ड बताएगा कि हमारा थायराइड का फंक्शन कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले बात करें थायराइड का। थायराइड क्या है? थायराइड है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी एक ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन बना के उन हार्मोन को डायरेक्टली हमारे ब्लड में रिलीज कर देती है। और थायराइड जो हार्मोन बनाती है वो होते हैं T3 और T4 हार्मोन, और एक बनता है कैल्सीटोनिन जो यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया है सिर्फ T3 और T4। तो ये T3 और T4 के ये है थायराइड हार्मोन। और अगर बात करें हम थायराइड का तो ये एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारी पूरी बॉडी में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। उसके अलावा ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के वेट को, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, और हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है थायराइड हार्मोन। तो अगर किसी के अंदर फ्री थायरोक्साइन या T3 अगर इनका सिक्रीशन कम होगा, अगर T3 T4 कम बनेगा तो उससे क्या होगा, उससे होगा लो मेटाबॉलिज्म। और जब मेटाबॉलिज्म डाउन होगा तो बॉडी में क्या होगा, कम कैलोरी का बर्निंग होगा, तो उससे क्या होगा, होगा ओवर वेट, यानी वजन बढ़ेगा, और उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। जब T3 T4 कम एक्टिव होते हैं तो होता है
हाइपोथायरॉयडिज्म, तो उससे वजन बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म डाउन होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है कम। उसके अलावा होता है लो हार्ट बीट। लेकिन अगर T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि होगा ज्यादा मेटाबॉलिज्म, ज्यादा फैट का बर्निंग, तो उससे क्या होगा, वेट होगा कम, प्लस बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और हार्ट रेट भी बढ़ेगा अगर लेवल होगा ज्यादा। फिर इसके अलावा यहाँ पे है थायरोग्लोबुलिन, और ये क्या है, थायरोग्लोबुलिन है एक सबस्ट्रेट, एक सतह, एक सरफेस जहां पे बनता है T3 और T4 हार्मोन। सो थायरोग्लोबुलिन इज द सबस्ट्रेट वेयर फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4 टेक प्लेस। जहां पे T3 T4 हार्मोन बनेगा थायराइड के अंदर वो कहलाता है थायरोग्लोबुलिन। तो अगर थायरोग्लोबुलिन का जो लेवल है, मात्रा है, वो कम होगा तो T3 T4 कम बनेगा, तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर ये ज्यादा होगा दैट आल्सो इज ए साइन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। उसके अलावा ये थायरोग्लोबुलिन एक ऐसा हमारा एरिया है जो हार्मोन बनाने के अलावा करता है स्टोरेज ऑफ आयोडीन और स्टोरेज ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन। तो ये हार्मोन बनाता भी है, उसके अलावा यहाँ पे होता है आयोडीन का स्टोरेज प्लस स्टोरेज ऑफ T3 एंड T4। अगर फंक्शन डाउन होगा या ज्यादा होगा, दोनों केस में होगा प्रॉब्लम। अगर डाउन है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर हाई है तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। नॉर्मल है तो रहेगा नॉर्मल फंक्शन। और फिर टेस्ट है यहाँ पे एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है, यानी इसमें लेवल अगर हाई आता है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा लेवल जो हाई है, तो ये इंडिकेट करता है कि इससे हो सकता है थायराइड इन्फेक्शन। दिस इज द इंडिकेटर ऑफ थायराइड इन्फेक्शन। अगर ये फंक्शन ज्यादा आता है तो इससे हो सकता है थायराइड इन्फेक्शन। अगर कम आता है मतलब और थायराइड इज हेल्दी, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है। उसके अलावा अगर ये फंक्शन या ये वैल्यू बहुत ज्यादा आता है, लगातार आता है, बड़ा हुआ, तो ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ थायराइड कैंसर। अगर हल्का सा ज्यादा आता है नॉर्मल टेस्ट में तो मतलब उसमें होगा थायराइड में इन्फेक्शन। अगर लगातार आता है, बड़ा हुआ, दैट इज सिम्टम इंडिकेशन ऑफ थायराइड कैंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट थायराइड एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। इसके लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं थायराइड केयर और नोनी जूस। अगर आप देते हैं तो आपको मिलेगा शानदार रिजल्ट इन कंट्रोलिंग द सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो चाहे हो हाइपोथायरॉयडिज्म या हो हाइपरथायरॉयडिज्म, आप रिकमेंड कीजिए थायराइड केयर टैबलेट साथ में नोनी जूस, आपको मिलेगा शानदार रिजल्ट। तो ये तो हो गया थायराइड का हमारा एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। लेकिन